हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का है वह थर्ड लेसन और उसका पार्ट थर्ड है वह देख रहे हैं। ज्योग्राफी के शेष वीडियो देखने के लिए आप लोग एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर सर्च करके और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी सारे कंप्लीट है वह वीडियोज़ है वह प्राप्त कर सकते हैं। आज हम टॉपिक लेते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि का सामान्य से अर्थ लगाया जाता है किसी स्थान पर है वह जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसका अर्थ अलग निकलता है। इसका वास्तविक अर्थ निकलता है जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि कहलाते हैं। अर्थात एक निश्चित प्रदेश में निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। यह धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी कि जनसंख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। दोनों ही प्रतिरूप इसमें शामिल किए जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, भारत की जो जनसंख्या है वह सन 2001 में भारत की जनसंख्या है वह 102 करोड़ जनसंख्या थी, 102 करोड़ जनसंख्या थी। 2011 में यह 10 वर्ष में है वह बढ़ कर के 121 करोड़ हो गई, 121 करोड़ हो गई। दोनों का जो डिफरेंस है वह अंतर आया, वह डिफरेंस आया वह 19 करोड़ का है, वह अंतर आया। यह जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी हो गई। 10 वर्ष में भारत में 19 करोड़ लोग हैं वह बढ़ गई। लेकिन अगर इसको प्रतिशत में व्यक्त करना चाहते हैं तब अंतर का 19 और इसका आधार वर्ष 102 करोड़ और इंटू 100 जितने भी आए, जैसे 17 पॉइंट और समथिंग है वह 85-86% है वह भारत की जनसंख्या वृद्धि थी, तो यह है वह शामिल रहेगी। इसको अपन जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं, जिसको है वह इसको दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है 10 वर्ष में भारत की जनसंख्या में 17% की वृद्धि हुई। यह 10 वर्ष की है वह वृद्धि दर कहलाती है। अगर इसको प्रति वर्ष की वृद्धि दर ज्ञात करें तो 17 में है वह 10 का भाग दे देते हैं, 1.7% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई। भारत में प्रति वर्ष 1.7% की वृद्धि है वह और हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरह से है वह जनसंख्या वृद्धि है वह ज्ञात की जाती है। जनसंख्या वृद्धि के 3 मूल घटक हैं। फर्स्ट, समाज में जन्म कितने लेते हैं, जन्म दर माइनस मृत्यु दर, और प्लस आप्रवास और माइनस उत्प्रवास। यह है वह कहलाती है समाज की वास्तविक वृद्धि दर कहलाती है। वास्तविक वृद्धि दर कहते हैं इसको, वास्तविक वृद्धि दर कहते हैं। वास्तविक वृद्धि दर के अंदर जैसे मान लो श्री माधोपुर की है वह वृद्धि दर ज्ञात करनी है, तो श्री माधोपुर में टोटल जन्म कितने हुए, एक वर्ष में कितने लोगों ने जन्म लिया, फिर एक वर्ष में कितने मर गए, इनको माइनस करेंगे, प्लस करेंगे कितने बाहर से आकर के लोग यहाँ पर रहने लगे, यानी कि आप्रवास कितना हुआ, और माइनस करेंगे यहाँ से एक वर्ष में कितने लोग छोड़ करके चले गए। यह यहाँ की वास्तविक वृद्धि को है वह इंगित करेगा। इस तरह से है वह वृद्धि दर का प्रतिरूप है वह ज्ञात किया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर है वह इसमें जनसंख्या में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। विश्व स्तर पर देखा जाए तो जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वह कभी भी समान नहीं रही। वृद्धि दर के है वह अनेक प्रतिरूप है वह सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें जनसंख्या वृद्धि का है वह समय समय पर अलग अलग प्रतिरूप रहा है। कुछ समय संसार का ऐसा रहा है जिसमें जनसंख्या के अंदर बहुत कम वृद्धि हुई,
कुछ समय ऐसा मिलता है जिसके अंदर जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई, और कुछ समय है वह जनसंख्या वृद्धि के सामान्य काल रहे। तो विश्व के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां यह है वह निम्नलिखित पाई जाती हैं, जिसके अंदर है वह पहली फर्स्ट प्रवृत्ति है प्रागैतिहासिक काल में वृद्धि। प्रागैतिहासिक काल में वृद्धि, प्रागैतिहासिक काल यानी कि बहुत पुराना काल, जब मानव है वह पाषाण काल के अंदर, पाषाण काल प्राग से भी पहले का काल है वह प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जब मानव का इस धरती पर उद्भव हुआ उस समय मानव है वह बहुत ज़्यादा है वह नहीं थे। उस समय है वह यह काल वो काल कहलाता है जिसमें मानव या तो आखेट करता था, जानवरों का शिकार करता था, और या फिर है वह संग्रह करता था। वनों से कंद मूल फल पत्तियां आदि ला करके है वह संग्रह करके और अपना जीवन यापन करता था। उस समय की बातें, यानी कि ईसा से लगभग 8000 साल पहले है वह सारा का सारा काल है वह प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और इस प्रागैतिहासिक काल में जो वृद्धि दर थी वह न्यूनतम वृद्धि दर कहलाती है, और यह वृद्धि दर विद्वानों के अनुसार अनुमान के रूप में 0.04% वृद्धि होती थी। इसमें ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर शुरुआत में प्रागैतिहासिक काल के अंदर लगभग 33 लाख लोग रहते थे, 33 लाख लोग रहते थे। और ये लोग हैं वह करीब 15,000 वर्ष बाद में, 15,000 वर्ष बाद ये लोग हैं वह 33 लाख से 55 लाख इनकी संख्या हुई, 55 लाख संख्या हुई। कहने का मतलब 15,000 साल बाद में भी इस संख्या से डबल नहीं हुई। ये प्रागैतिहासिक काल की वृद्धि दर है वह जिसका वैज्ञानिक लोग है वह अनुमान लगाते हैं। तो इसमें काल में बहुत कम वृद्धि हुई, आखेट और संग्रह करता था। तो मानव के सामने समक्ष है वह जीवन यापन के बहुत सारे है वह संकट सामने हुआ करते थे। जैसे जंगल से कंद मूल फल पत्तियां खा करके अपना पेट तो भर लेता था, लेकिन कभी है वह उसको भोजन नहीं मिला, सामान्य से बीमार हुआ, या फिर है वह किसी हिंसक जानवर का है वह शिकार हो गया। उस शिकार के कारण जो मानव की जन्म दर थी उससे भी ज़्यादा है वह मृत्यु दर थी उसके आसपास। जैसे जन्म दर ज़्यादा थी तो मृत्यु दर भी ज़्यादा थी, जन्म भी ज़्यादा लेते थे, मरते भी ज़्यादा थे। परिणामतः है वह वास्तविक वृद्धि नहीं हो पाती थी। जैसे 20 आदमी जन्म ले रहे हैं और 19 ही मर रहे हैं तो केवल एक आदमी की वृद्धि होती है। कई बार है यह वृद्धि दर जैसे मान लो 20 आदमी जन्म ले रहे हैं, 22 आदमी मर जाते हैं, भूकंप आ गया 22 आदमी मर गए, तो 2 है वह घट गए। तो ऐसे है वह जनसंख्या वृद्धि दर इस काल में बहुत कम के बराबर थी, बहुत न्यूनतम थी। ऐसे ही है प्रागैतिहासिक काल के बाद में प्राचीन काल सामने आता है। प्राचीन काल और ये काल है वह माना जाता है करीब 8000 ईसा पूर्व से, 8000 ईसा पूर्व से। वर्तमान में ईसा को जन्म हुए 2000 साल हो गए, 2020 अभी चल रही है, तो उसको है वह 8000 में हम जोड़ेंगे तो करीब आज से 10,000 साल पहले कृषि का उद्भव हुआ। और ईसा के जन्म के 8000 साल पहले आदमी ने है वह कृषि के साथ साथ में है वह पशुचारण करना भी सीख लिया। और पशुचारण और कृषि करने के साथ साथ में नदी घाटियों के अंदर उपजाऊ मिट्टी थी, परिणामतः वहाँ नदी घाटी सभ्यताओं का डेवलपमेंट हुआ। और नदी घाटी सभ्यताएं डेवलपमेंट हुई तो आप लोगों को पता है सिंधु घाटी सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, माया सभ्यता है, ये नदियों के किनारे ही विकसित हुई। नदियों के अंदर उपजाऊ मिट्टी थी, मीठा पानी था और समतल धरातल था। इस कारण से कृषि के योग्य होने के कारण है
यहाँ पर है वह बहुत सारे लोग है वह आकर के रहने लगे और ये नदी घाटी सभ्यताएं डेवलपमेंट हुई। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे नगर डेवलपमेंट हुए तो जनसंख्या बढ़ी तो सही, लेकिन बढ़ने की जो दर थी वह बहुत कम मात्रा में थी। लगभग इन 8000 साल में 8000 से लेकर के और ईसा के जन्म तक 8000 साल के अंदर ईसा के जो जन्म हुआ उस समय है वह संसार की जनसंख्या लगभग 20 से 30 करोड़ मानी जाती है। 20 से 30 करोड़ मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब है वह 8000 साल पहले 55 लाख संसार की जनसंख्या थी तो इसमें है वह लगभग बढ़ करके है वह 55 लाख से 20-30 करोड़ है वह बढ़ी। कितने साल में? 8000 साल में। 15000 साल पूर्व तो जनसंख्या है वह 33 लाख से 55 लाख हुई और 8000 साल में यह 55 लाख से बढ़ करके और लगभग है वह 20 से 30 करोड़ के आसपास है वह जनसंख्या हुई। तो ये जो जनसंख्या हुई इस समय ये अनुमानित आंकड़े है वह माने जाते हैं। इस समय भी जनसंख्या की मृत्यु दर ज़्यादा थी। ग्रामीण क्षेत्र थे और यहाँ पर है वह केवल नदी घाटियों के अंदर मानव डेवलपमेंट हो गया था तो जन्म दर भी अधिक थी, साथ में मृत्यु दर भी अधिक थी। इस कारण से वास्तविक जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि मानव का जो जीवन स्तर था, रहन सहन का स्तर था, वह काफ़ी पिछड़ा हुआ था। तो पिछड़ा हुआ होने के कारण बहुत सारे लोग बाढ़ से मर जाते थे, बहुत सारे लोग हैं वह महामारियों से मर जाते हैं। हम इतिहास में पढ़ते हैं भारत के अंदर, सूरत के अंदर प्लेग की महामारी फैली, पूरा सूरत खाली हो गया। तो इस तरह की महामारियां आती थी, चेचक था, हैजा था, डायरिया था, इस तरह की महामारी फैलती थी तो गांव के गांव खाली हो जाते थे। तो इस तरह से है वह जन्म दर भी ज़्यादा थी प्लस मृत्यु दर भी ज़्यादा थी। इस कारण से भी जनसंख्या है वह बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि है वह नहीं हुई। यह प्राचीन काल माना जाता है। नंबर 3 आता है मध्य युग। मध्य युग, मध्य युग है वह लगभग, वैसे तो फर्स्ट ईसा से लेकर के और लगभग 1650 ईस्वी तक माना जाता है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हमारे इतिहास का है वह ज्ञान है, उस इतिहास के अंदर ये ऐसा कह सकते हैं कि विद्वान लोग कहते हैं कि 700 ईस्वी से लेकर के लगभग 1650 ईस्वी तक का काल है वह मध्य युग कहलाता है। मध्य युग कहलाता है। और इस युग में है वह ज़्यादातर है वह राजा महाराजाओं का शासन था। राजाओं के सरदार होते थे, हर सरदार के नीचे छोटे मोटे गांव के अंदर 50 से लेकर के 100-200 तक है वह सैनिक हुआ करते थे। उनके है वह सरदारों को मिला करके उनकी सेना जुड़ती थी और राजा उसके बाद में सरदारों के ऊपर है वह राजा हुआ करता था। ये सरदार भी एक दूसरे पर हमला करते थे, प्लस राजा लोग भी है ये एक राज्य से दूसरे राज्यों पर हमले करते थे। इतिहास में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, हल्दी घाटी की लड़ाई है, पानीपत की लड़ाई है, विश्व प्रसिद्ध रही हैं, और भी है वह पूरे संसार में भी है वह बहुत सारे है वह युद्ध हुए हैं, यूरोपीय कंट्रीज में युद्ध हुए हैं। तो उन्हीं युद्धों के कारण मेरा ये कहना है जब राजा महाराजा थे उस समय भी आपस में लड़ाइयाँ करते थे। अपना प्रभुत्व संप्रभु बनाए रखने के लिए उसको लड़ाई करनी पड़ती थी और लड़ाई करने के कारण उसमें मृत्यु दर ज़्यादा थी। तो लोग है वह सैनिक है वह काफ़ी सारे मर जाते थे और मरने के कारण है मृत्यु दर के कारण जनसंख्या नहीं बढ़ी। यह लगभग 30 करोड़ से लेकर के 30 करोड़ से है वह लगभग 100 करोड़ तक पहुंची। 100 करोड़ तक जनसंख्या हुई। कब? 1650 ईस्वी तक। लगभग 72 करोड़ कह सकते हैं आप इसको। 100 करोड़ के आसपास जनसंख्या है वह बढ़ी, ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई। ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि क्यों नहीं हुई? वही राजा महाराजाओं का शासन काल होने के कारण एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते रहते थे और वर्ग संघर्ष होने के कारण उनमें मृत्यु दर ज़्यादा थी। जो 4th पार्ट आता है
वह आता है आधुनिक युग की बात करें। आधुनिक युग की शुरुआत होती है वह 16वीं शताब्दी से है, वह शुरू होता है 16वीं शताब्दी के अंदर लगभग 1650 से वर्तमान तक, यह है आधुनिक युग कहलाता है। 16वीं सदी में यहाँ पर यूरोपीय देशों में एक देश है ब्रिटेन, और इस ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन के भागों में ही आई थी। परिणामतः ब्रिटेन ने विश्व के कई देशों में अपने उपनिवेश बनाए। उपनिवेश का मतलब होता है उन देशों से कच्चा माल ब्रिटेन के भागों में आता था और तैयार करके यहाँ पर मिलों के अंदर तैयार होता था और उन देशों के अंदर बेचा जाता था। तो इस पर्पज के कारण है वह यहाँ पर है, वह आधुनिक युग के अंदर ब्रिटेन के अंदर बड़ी बड़ी मिलें खुलने लगी। थोड़ा है वह जनसंख्या में स्थायित्व आया। स्थायित्व आने के कारण ब्रिटेन का लगभग 54 देशों पर शासन था। इसी तरह से यूरोपीय जो अन्य देश थे जैसे स्पेन है, इटली, इन देशों का भी है वह कई देशों में अपने उपनिवेश बनाए हुए थे। परिणामतः विश्व में एक शांति स्थापित हुई। जो राजा महाराजा लड़ते थे वो लड़ाई झगड़ों से मरने वालों की संख्या कम हो गई। परिणामतः है वह लोग है वह नगरों में उद्योगों के अंदर कार्य करने लगे और उद्योगों में कार्य करने लगे। इस कारण से आय बढ़ी। आय बढ़ने से उनका जीवन स्तर उन्नत हुआ और उस जीवन स्तर के कारण वहाँ के जो लोगों की मृत्यु दर थी वह घट गई और मृत्यु दर घटने से जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। जन्म दर तो वही कंडीशन थी लेकिन मृत्यु दर घट गई और मृत्यु दर घटने से जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। यह आधुनिक काल विस्फोटक वृद्धि का काल कहलाता है। 1650 ईस्वी के अंदर विश्व की जनसंख्या लगभग 55 करोड़ थी। 55 करोड़ थी। यह 1750 में बढ़ कर के 72 करोड़ हो गई। 72 करोड़ 100 वर्षों में ही 72 करोड़ हो गई। 1850 में विश्व की जनसंख्या लगभग 133 करोड़ पहुंच गई। ये और भी ज़्यादा विस्फोटक वृद्धि हुई। इससे भी है वह ज़्यादा विस्फोटक वृद्धि हुई। 1950 में विश्व की जनसंख्या 251 करोड़ हो गई। और यही है वह सन 2000 में 50 वर्ष में, केवल 50 वर्ष में बढ़ कर के है 610 करोड़ हो गई। और 50 वर्ष के बाद में भी अगर अपन बात करें तो यह 2013 में बढ़ कर के और 714 करोड़ हो गई। ये जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि, जनसंख्या में एक विस्फोटक वृद्धि हो रही है। ग्रोथ हुई 1750 में केवल मात्र 72 करोड़, 1650 में केवल मात्र 55 करोड़। 55 करोड़ से 16वीं शताब्दी से लगभग 350 वर्षों में यह जनसंख्या बढ़ करके और 714 करोड़ जनसंख्या हो गई। यह विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि है वह आधुनिक युग के अंदर है वह हुई, जिसके कारण है वह विश्व में है वह जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या का प्रतिरूप ही बदल गया। बड़े बड़े महानगर डेवलपमेंट हुए, उद्योग धंधे डेवलपमेंट हुए, जिन्होंने है वह विश्व अर्थव्यवस्था को है वह काफ़ी प्रभावित किया। विश्व स्तर पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर है वह आधा भाग एशिया का भाग, यहाँ पर है वह यूराल पर्वतमाला, फिर कैस्पियन सागर, उसके बाद में ये काला सागर के बाद में है वह भूमध्य सागर, और इनके इस साइड में है वह यूरोपीय कंट्रीज और इस साइड में है वह एशिया के भाग। इन एशिया के देशों में ज़्यादातर विकासशील देश हैं और इन विकासशील देशों में जैसे चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसे है वह विकासशील देश रहे हैं। और इन विकासशील देशों में जनसंख्या की जन्म दर तो वही थी लेकिन मृत्यु दर है वह घटी। जैसे ही ये विकासशील देशों ने विकसित देशों से सहायता ली, कृषि और उद्योगों का विकास किया, परिणामतः जनसंख्या में
भारी वृद्धि हुई और भारी वृद्धि होने के कारण विस्फोटक वृद्धि काल एशिया का है वह माना जाता है, जिसमें एशिया में विस्फोटक वृद्धि हुई। यह एक संक्रमण काल के नाम से है वह जाना गया एशिया के भागों में। यूरोपीय कंट्रीज, यूरोपीय देशों के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति के कारण है यहाँ पर उद्योग धंधे खोले गए, बड़े बड़े महानगर डेवलपमेंट हुए, महानगरों के अंदर जनसंख्या की भारी वृद्धि हुई, वहाँ पर मजदूरी करने के लिए, रोजगार करने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं वह जाने लगे, पहुँच गए। परिणामतः यूरोप के भागों में बड़े बड़े महानगर क्षेत्र औद्योगिक केंद्रों के रूप में डेवलपमेंट हुई, लेकिन है वह उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर साक्षरता का विकास हुआ, साक्षरता का विकास के कारण है वह जीवन स्तर सुधर गया और जीवन स्तर सुधरने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर 1% से भी कम हो गई। परिणामतः कई देशों में जनसंख्या है वह बढ़ने के स्थान पर घटने लग गई। यह यहाँ का प्रतिरूप रहा। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर प्रवास किया, दूसरे देशों के अंदर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में प्रवास किया। इससे भी है वह जनसंख्या में कमी आई और उसके बाद में जन्म दर के साथ में मृत्यु दर भी कम हो गई, क्योंकि ये देश है वह काफ़ी डेवलपमेंट हो गए, विकसित हो गए। उत्तरी अमेरिका, यूएसए और कनाडा में भारी प्रवास के कारण जनसंख्या वृद्धि हुई। 18वीं शताब्दी से लेकर 2000 साल तक है वह यहाँ पर करोड़ों लोगों का प्रवास हुआ यूरोपीय कंट्रीज से आकर के, और लोग है वह उत्तरी अमेरिका में आकर के बस गए। यहाँ पर प्रेरीज, घास के मैदानों में, महान झील प्रदेशों के साथ में है वह बड़े बड़े महानगर डेवलपमेंट हुए और यहाँ पर भी है वह जनसंख्या वृद्धि का प्रतिरूप बना। लेकिन अब ये देश विकसित देश हैं, इनके अंदर जन्म दर के साथ में मृत्यु दर भी घट गई और यहाँ पर भी है वह जनसंख्या एक कंट्रोल रूप में है, जहाँ पर नियंत्रित रूप में पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के देश ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, बोलिविया, चिली, ये है वह देश है वह माने जाते हैं। ये सारे विकासशील देश हैं। विकासशील देशों के साथ में यहाँ पर भी घने संसाधन प्रतिरूप पाए जाते हैं, लेकिन जनसंख्या संसाधनों के अनुसार नहीं है। जनसंख्या, संसाधन तो ज़्यादा हैं, जनसंख्या कम है। परिणामतः यहाँ पर उद्योग धंधे कम पाए जाते हैं। ये रॉ मटेरियल, कच्चा माल उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों को है वह निर्यात कर देते हैं। तो ऐसे है वह यहाँ पर भी जनसंख्या वृद्धि तो हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पाई। ये विकासशील देशों के रूप में जाने जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप एक अंध महाद्वीप है। यहाँ का भाग, ज़्यादातर भाग या तो मरुस्थल हैं, जैसे सहारा का रेगिस्तान है, कालाहारी का रेगिस्तान है, यहाँ पर है वह कांगो के घने जंगल हैं। इन भागों के अंदर है वह मानव के रहने योग्य क्षेत्र न होने के कारण जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है। यहाँ के ज़्यादातर देश हैं, ज़्यादातर लोग हैं वह निर्धन पाए जाते हैं, गरीब देश है वह यहाँ के पाए जाते हैं। यहाँ पर भविष्य में विस्फोटक वृद्धि की संभावनाएं हैं। ज़्यादातर जनसंख्या निर्धन है, अशिक्षित है। इसके साथ में यदि ये विकासशील देश हैं तो जैसे ही है वह ये विकसित देशों से थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी, उससे है वह इनके अंदर जन्म दर तो अधिक, लेकिन मृत्यु दर घट गई जाएगी और मृत्यु दर घटने के कारण विस्फोटक वृद्धि की संभावनाएं हैं। भविष्य में इस महाद्वीप में वृद्धि की संभावनाएं अधिक हैं, जनसंख्या वृद्धि की संभावनाएं अधिक हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ज़्यादातर प्रवासियों के कारण जनसंख्या वृद्धि हुई, लेकिन बाद में है वह प्रवास के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, तो उसके बाद में है वह जनसंख्या वृद्धि रुक गई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है। बात करें हम जनसंख्या वृद्धि के कारण किस कारण वृद्धि हुई? वृद्धि का, विश्व में जनसंख्या वृद्धि का एक ही कारण है, जन्म दर पहले के समान अधिक रही लेकिन मृत्यु दर घट गई। जन्म दर और मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा अंतर होने के कारण जनसंख्या वृद्धि है वह कम हुई, घट गई, और इसके कारण है
जन्म दर और मृत्यु दर के अंदर अंतर होने के कारण, अधिक अंतर होने के कारण जनसंख्या वृद्धि हो गई, जनसंख्या अधिक बढ़ गई। तो इसके मूल कारण मृत्यु दर में गिरावट, मृत्यु दर में गिरावट इस कारण से है वह विश्व की जनसंख्या वृद्धि हुई। मूल कारण ये है। मृत्यु दर में गिरावट क्यों हुई? क्योंकि उद्योगों का विकास हुआ, कृषि क्षेत्र का विकास हुआ, चिकित्सा का विकास हुआ। तो इनके कारण, जैसे कृषि के कारण खाने के लिए अनाज मिला, उद्योगों के कारण जीवन स्तर सुधर गया और चिकित्सा पद्धति के कारण बीमारियों से होने वाली मृत्यु है वह घट गई। परिणामतः मृत्यु दर घटी और मृत्यु दर घटने के कारण है वह जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। तो उसका मूल कारण मृत्यु दर में गिरावट है वह माना जाता है। दूसरा बड़ा कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, कृषि उत्पादन का भी वही कारण है। कृषि क्षेत्र बढ़ गया, इसके कारण है लोगों ने है वह नदियों पर डैम बनाए, नहरें निकाली, सिंचाई सुविधाएं अवेलेबल हुई और सिंचाई सुविधाएं अवेलेबल हुई, इस कारण से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई। तो जो लोग भूख से मरने वाले लोग थे उनकी संख्या घट गई। जो लोग पहले भूखमरी से मर जाते थे, अकाल से मर जाते थे, सूखा के कारण मर जाते थे, उसके अंदर संख्या घट गई और संख्या घटने से है वह जनसंख्या बढ़ी। कृषि उत्पादन से लोगों को खाने के लिए अनाज मिला, उनकी मृत्यु दर घट गई, मृत्यु दर घटने के कारण जनसंख्या बढ़ी। इसके अलावा थर्ड रूप शांति व सुरक्षा, शांति व सुरक्षा, विश्व में 16वीं शताब्दी के बाद में औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति आने के कारण विश्व में है वह शांति स्थापित हुई। 19वीं शताब्दी के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी है वह संस्थाएं सामने आई, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ है, विश्व व्यापार संगठन है, इनका कई देशों पर प्रभुत्व रहा। परिणामतः ये है वह प्रतिबंध, व्यापार पर प्रतिबंध लगा देते थे। किसी देश के ऊपर है वह व्यापार में विरोध करने के कारण उस पर दबाव बनाते थे। परिणामतः है वह इन देशों के दबाव के कारण विश्व में शांति स्थापित हुई। जो युद्ध होने वाले थे उनके अंदर बहुत सारे युद्धों को है वह इन्होंने रोका और युद्धों के कारण होने वाली जो जनहानि थी उसकी संख्या घटने के कारण विश्व में जनसंख्या बढ़ी, विश्व में शांति और सुरक्षा हुई, जिसके कारण राजा महाराजाओं के लड़ने की वजह से जो जनसंख्या घटती थी वह कम हो गई, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ी। तो इसके कारण है वह जनसंख्या में वृद्धि हुई। चौथा कारण औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक क्रांति, इसके कारण है वह जनसंख्या के अंदर है वह वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति, उद्योग धंधे बढ़े तो लोगों को रोजगार मिला और लोगों को रोजगार मिला तो उनकी आय बढ़ गई, इसके कारण उनका जीवन स्तर उन्नत हो गया। जीवन स्तर उन्नत होने के कारण बीमारियां कम हो गई, पोषण स्तर सुधर गया और पोषण स्तर सुधरने के कारण, रहन सहन के स्तर में सुधरने के कारण मृत्यु दर घट गई और मृत्यु दर घटने से जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसके साथ में विश्व में जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण है वह प्रवास भी रहा है। नई दुनिया के देश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से यूरोपीय कंट्री जा कर के बसी। यहाँ से यूरोप से करोड़ों की संख्या में जनसंख्या आ करके बस गई। प्रेरीज, पंपाज, ब्राज़ील के कॉफ़ी के बागान हैं, उनके अंदर है वह जनसंख्या जा करके बस गई। यूरोपीय कंट्रीज के जो देश थे उनकी जनसंख्या थी वह नई दुनिया के देशों में जाकर के बस गई। उस प्रवास के कारण नई दुनिया के देशों में जनसंख्या है वह बढ़ गई और पुरानी दुनिया के अंदर जो यूरोपीय कंट्रीज थे उनके अंदर जनसंख्या कम हो गई। तो ऐसे है वह जनसंख्या के प्रतिरूप पर प्रवास का भी है वह बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी जनसंख्या वृद्धि में के स्वरूप के ये मूल कारण हैं। ऐसे ही है वह रूप था एक परिवहन के साधन, परिवहन व संचार क्रांति।
परिवहन व संचार के कारण लोगों के अंदर गत्यात्मकता बढ़ गई, गतिशीलता बढ़ गई। लोग है दूसरे देशों में जाकर के बिजनेस करने लग गए। परिणामतः जिन देशों के अंदर आप्रवास अधिक हुआ वहाँ पर है वह जनसंख्या बढ़ गई। परिवहन के साधनों के कारण भी तीव्र गति के परिवहन के साधन डेवलपमेंट हुए, जिसके कारण दूर तक प्रवास करना संभव हुआ। इसके कारण भी जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक मूल कारण इसका है वह चिकित्सा पद्धति। वर्तमान आधुनिक युग में चिकित्सा संसाधनों का विकास हुआ। चिकित्सा संसाधनों का विकास होने के कारण जो है वह चिकित्सा की पद्धतियां हैं उनमें नए नए वैज्ञानिक विकास हुए और चिकित्सा को है वह चरम विकास की अवस्था तक पहुंच गया, जहां तक मानव शरीर के अंदर होने वाली घटनाओं का भी है वह रिकॉर्ड किया जाने लगा। एक्सरे, सोनोग्राफी इनके द्वारा है वह पता लगाया जाने लगा। नई सेल्स का है वह गठन हुआ और उनके कारण है वह जो लाइलाज बीमारियां थी उनके ऊपर रोक लग गई। बहुत सारी बीमारियां जैसे चेचक है, खसरा है, पोलियो है, इस तरह की जो बीमारियां थी वह बीमारियां का जड़ से उन्मूलन हो गया, जड़ से खत्म हो गई। इस कारण से है वह जनसंख्या के अंदर मृत्यु दर घट गई और मृत्यु दर घटने के कारण जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी हुई। तो ये मूल कारण जनसंख्या वृद्धि के थे, जिनके कारण है वह विश्व में जनसंख्या वृद्धि हुई। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव क्या पड़े। प्रभाव का मतलब ये है कि जनसंख्या वृद्धि का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आप देख चुके हैं जनसंख्या के अंदर विस्फोटक वृद्धि हुई। 1950 से 2000 के बीच सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई। इन 50 सालों के अंदर विश्व की जनसंख्या लगभग 300 करोड़ से भी अधिक हो गई, 300 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गई, जनसंख्या वृद्धि हुई। इतने सारे लोगों के बढ़ने के कारण मानव जनसंख्या होती है, खाने के लिए संसाधन चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, उसके लिए पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ऐसे ही है वह परिवहन के लिए साधन चाहिए, रोजगार के लिए उद्योग धंधे चाहिए। परिणामतः संसाधनों का दोहन होने लगा और संसाधन इस धरती पर घटने लगे, जिसके है वह दुष्परिणाम सामने आने लगे। तो ऐसे प्रभावों के अंदर फर्स्ट जो प्रभाव पड़ा वह है भयावह वृद्धि। ऊपर के आंकड़ों से स्पष्ट है विश्व की जनसंख्या ईसा के जन्म के समय 20 से 30 करोड़ थी। यह है वह वर्तमान में 714 करोड़ हो गई। अगर इसी दर से जनसंख्या बढ़ती रही तो सन 2040 तक यह जनसंख्या है वह लगभग 1400 करोड़ होने का अनुमान है। तो ऐसे इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उसके लिए खाने के लिए, पहनने के लिए संसाधन कहाँ से आएंगे। तो यह एक विकट समस्या है। यूएनओ भी कई बार कह चुका है कि करोड़ों लोग आज भी भूखमरी के शिकार हैं। सोचिए जब यहाँ से है वह वर्तमान से डबल है वह जनसंख्या हो जाएगी, तब है वह उसके इस धरती का है वह क्या स्वरूप बनेगा। तो यह भयावह वृद्धि है, वह हमारे को डर महसूस होता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए संसाधन कहाँ से आएंगे। दूसरा रूप है सीमित संसाधन। जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, धरती के संसाधन सीमित रूप में है, एक उनकी सीमा है, एक बाउंडेशन है। जैसे हम एक खेत के अंदर है वह कृषि करते हैं तो उस खेत की उत्पादन क्षमता की एक सीमा है, वहाँ तक आप उत्पादन क्षमता कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में है वह उन तकनीकियों का बुरा प्रभाव इस भूमि पर पड़ेगा, जिसके कारण उत्पादन क्षमता उसकी घटती चली जाएगी। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण भूमि के संसाधनों पर बड़ा दबाव पड़ा है। खाने हैं वह बंद होती जा रही हैं, भूमि है वह पोल्यूटेड होती जा रही है, शहरों के अंदर कचरे के भंडार बनते जा रहे हैं,
परिणामतः है वह नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। जल संसाधन, पेयजल है वह संसाधन एक संकट बनता जा रहा है। तो ऐसी है वह ये सीमित संसाधनों का दोहन अधिक हुआ है, इन संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो भविष्य में भी यह दबाव बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा, यह दबाव और भी ज़्यादा बढ़ेगा। उस समय कंडीशन अराजकता की आ जाती है। जब संसाधन कम होते हैं समाज में अराजकता आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वर्ग संघर्ष होते हैं। नंबर थर्ड रूप है जो जनसंख्या है उसका संकेंद्रण हुआ है। संकेंद्रण जनसंख्या का हुआ है। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या 1/3 भाग पर ही है वह बसी हुई है। 90% जनसंख्या केवल मात्र धरती के 10% भाग पर है। 90% जनसंख्या 10% भाग पर है और 10% जनसंख्या है वह 90% भाग पर है, 90% भाग पर है। अर्थात जनसंख्या है वह जहाँ कहीं है वहाँ मधुमक्खी के छत्तों के समान सघन जनसंख्या है, सघन रूप से बसी हुई है, और जहाँ नहीं है वो खाली पड़े हैं, निर्जन पड़े हैं। 90% भाग पर केवल 10% जनसंख्या है, 90% भाग निर्जन पड़ा है। यहाँ पर है वह ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, सहारा, कालाहारी, अरब, थार इनके मरुस्थल हैं, विक्टोरिया के रेगिस्तान हैं, साइबेरिया का रेगिस्तान है, या फिर पहाड़ी एरिया है, रॉकीज, एंडीज, हिमालय, एटलस, आल्पस, हिमालय पर्वतीय भाग हैं। तो ये निर्जन पड़े हैं, खाली पड़े हैं। तो ऐसे है वह जनसंख्या का संकेंद्रण कुछ भागों में ही हुआ है। कुछ भागों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा दबाव हो गया और बहुत बड़े भाग है वह खाली पड़े, निर्जन पड़े। तो ये भी एक समस्या हो गई। जिन भागों के अंदर जनसंख्या का दबाव हुआ वहाँ बड़े बड़े महानगर डेवलपमेंट हुआ, पोल्यूशन हो गए और बीमारियों के है वह केंद्र बन गए। तो ऐसे है वह जनसंख्या के अंदर संकेंद्रण के कारण भी एक प्रॉब्लम है वह पैदा हुई। इसके अलावा बिना बसे है वह भागों में निराशा, बिना बसे भागों में निराशा, भागों में निराशा। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर आय भी ज़्यादा है, उद्योग धंधे भी ज़्यादा हैं, परिणामतः वहाँ पर आसानी से रोजगार मिल जाता है, उनके अंदर है वह आय का स्तर है वह ऊंचा मिलता है। लेकिन जिन भागों में जनसंख्या नहीं है वो भाग आज भी पिछड़े हुए हैं। आपको मैं उदाहरण बताऊं, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में यहाँ एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला यहाँ पर है वह खनिज तेल मिलता है। यह अपने खनिज तेल का 90% भाग कच्चे रूप में ही बेच देता है, कच्चे रूप में बेच देता है। अगर इसको कच्चे तेल से जो क्रूड ऑयल होता है उससे अगर अलग अलग प्रकार की सामग्री बना करके और बाद में है वह निर्यात किया जाए तो उसके बाद में है वह वहाँ पर है वह उसका कई गुना ज़्यादा मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह देश कच्चे माल के रूप में ही है वह कच्चा तेल ही है वह बेच देता है। कारण तेल के कुएं तो हैं लेकिन जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या कम होने के कारण उद्योग धंधे कम हैं। ये अमेजन नदी के क्षेत्र हैं, अमेजन नदी के घने जंगल हैं और जंगली भागों के अंदर खाने पीने के लिए आसानी से मिल जाता है। परिणामतः है यहाँ के लोग हैं वही आदिवासी जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। कहने का अर्थ समाज में डिमांड नहीं है, समाज में उद्योगों की, शिक्षा की इनकी डिमांड नहीं है। उसके कारण है ये लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगार होने के साथ साथ में है वह जंगलों से कंदमूल फल आखेट करके अपना जीवन यापन है वह कर लेते हैं। इस वजह से यह इस देश को 90% जो कच्चा तेल है वह कच्चे तेल के रूप में ही है वह निर्यात करना पड़ता है। तो ऐसे है वह बिना बसे हुए भाग निराश हैं कि इस कच्चे तेल का क्या करें। यहाँ पर संसाधन के अनुपात में जनसंख्या नहीं है
जनसंख्या कम होने के कारण संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता, और उपयोग नहीं हो पाता इस कारण से है वह ये लोग हैं कम बसे हुए हैं, यहाँ पर है वह डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। ऐसे वेनेजुएला देश जैसे विश्व में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश हैं। अर्जेंटीना है, यहाँ पर बोलीविया है, चिली है, ये घने है वे संसाधन प्रदेश माने जाते हैं। तो यहाँ पर है वह डेवलपमेंट नहीं हो पाया, संसाधन होते हुए भी डेवलपमेंट होना। कांगो है, अफ्रीका में कांगो है, घने जंगल, वर्ल्ड के सबसे घने जंगल हैं, उसके बावजूद भी ये लोग हैं वे पिछड़े हुए जीवन यापन करते हैं, पिछड़ी हुई अवस्था में रहते हैं। तो ऐसे बिना बसे हुए भागों में निराशा पाई जाती है। इसके अलावा प्राकृतिक या मानवीय प्रतिबंध, मानवीय प्रतिबंध। जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने के कारण समाज में संसाधन कम होते हैं, संसाधनों के बंटवारे के लिए असंतोष होता है, परिणामतः समाज में वर्ग संघर्ष होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, जातीय संघर्ष होते हैं, सांप्रदायिकता होती है। परिणामतः है वह प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जातीय प्रजातीय प्रतिबंध है वह देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक प्रतिबंध है वह देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी देश का नागरिक है वह उसके ऊपर प्रतिबंध, नागरिकता के लिए प्रतिबंध लगा रखा है कि किसी भी देश का नागरिक ऑस्ट्रेलिया का नागरिक नहीं बन सकता। तो ऐसे है वह मानवीय प्रतिबंधों का जन्म होता है। आज अमेरिका यूएसए ने है वह H1B1 वीज़ा है वह लागू कर रखा है, बहुत कम लोगों को वीज़ा कर देते हैं कि दूसरे देश के लोग आकर के नहीं बच सकें, ऐसे है वह प्रतिबंध लग जाते हैं, और इन प्रतिबंधों का नुकसान है वह मानव को होता है। ये चीज़ें प्रभाव को है वे व्यक्त करती हैं। अब बात करते हैं इसको रोकने के उपाय क्या किए जाते हैं, इन समस्याओं के समाधान उपाय क्या किए जा सकते हैं जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं को रोका जा सकता है। फर्स्ट रूप तो ये है कि संसाधनों का सदुपयोग करके, संसाधनों का अनुकूल उपयोग करके, अनुकूल उपयोग करके उपयोग में वृद्धि की जाए, उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाना चाहिए, उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। संसाधन अपने पास में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका अनुकूल उपयोग करें। अनुकूल उपयोग कैसे, जैसे उनको है वह संसाधनों को दो भागों में बांट देते हैं, एक नव्यकरणीय संसाधन, एक अनव्यकरणीय संसाधन। नव्यकरणीय संसाधन हैं उनका भरपूर उपयोग करें, जैसे सूर्य की ऊष्मा। अब सूर्य की ऊष्मा लगातार हमारे को प्राप्त होती रहती है, सौर ऊर्जा के रूप में है वह इसका उपयोग लंबे समय तक है वह किया जा सकता है। इसके कारण कोई पोल्यूशन भी नहीं होता और कोई संसाधनों की जो लागत है वह भी कम आएगी। परिणामतः ऐसे संसाधनों का है वह अधिक उपयोग करना चाहिए। अनव्यकरणीय संसाधन जैसे कोयला एक बार जलाने के बाद में राख हो जाती है, ऐसे संसाधनों का कम उपयोग करना चाहिए। इस तरह से संसाधनों का अनुकूल उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। अगर है वह देश का उत्पादन बढ़ेगा, जनसंख्या का जीवन स्तर बढ़ेगा, और जनसंख्या का जीवन स्तर बढ़ेगा तो जनसंख्या वृद्धि को अपने आप ही स्वतः ही रोक लग जाएगी। सकारात्मक दृष्टिकोण का डेवलपमेंट होता है। आप लोग उदाहरण देख सकते हैं, यूरोपीय कंट्रीज छोटे छोटे देश हैं लेकिन काफ़ी विकसित हैं, डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट होने के कारण उत्पादन अधिक होता है, परिणामतः उन लोगों का जीवन स्तर अधिक है, और जीवन स्तर ऊंचा होने के कारण उनके अंदर है वह जनसंख्या की वृद्धि दर 1% से भी कम मिलती है। बहुत सारे विकसित, लैटविया है, वहाँ पर है वह जनसंख्या की, लैटविया विश्व में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश है लैटविया, और यहाँ पर -1.5% वृद्धि हो रही है। माइनस में जनसंख्या घट रही है, बढ़ नहीं रही, घट रही है, क्योंकि जीवन स्तर उन्नत होता है, उन देशों के अंदर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। संसाधनों का अनुकूल करके उत्पादन को है वह बढ़ाना चाहिए। दूसरा रूप ये माना जाता है कृषि क्षेत्र के अंदर विकास करना चाहिए। कृषि में विकास, कृषि में विकास।
कृषि में विकास। नेक्स्ट जो उपाय है जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय, वह है कृषि में विकास। हमें कृषि क्षेत्र में विकास करना पड़ेगा। एक डॉक्टर स्मिथ ने कहा था, अर्थशास्त्री थे, विश्व के माने हुए अर्थशास्त्री, उनका कहना था कि गरीबी होती है वह जनसंख्या वृद्धि के अनुकूल होती है। जहाँ जिस देश में गरीबी ज़्यादा होती है उन भागों के अंदर है वह बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, जन्म दर अधिक होती है, और जन्म दर अधिक होती है तो जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। तो यह है वह प्रतिरूप रूप पाया जाता है, क्योंकि आदमी को है वह कृषि के में विकास से बांध में वृद्धि या है वह भूमि के तरीकों के अंदर है वह वृद्धि की जाए, कृषि के तरीकों में वृद्धि की जाए तो उसके बाद में है वह कृषि क्षेत्र में विकास हो सकता है। कृषि उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को खाने के लिए अनाज मिलेगा, उनका पोषण स्तर है वह बढ़ जाएगा, और पोषण स्तर बढ़ने के कारण जनसंख्या वृद्धि है वह कम होगी। तो कृषि विकास भी एक महत्वपूर्ण है वह कारक है वह बन जाता है। इसके बाद में हम देखें प्रवास भी है वह जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिनके अंदर ज़्यादा जनसंख्या वाले भागों से कम जनसंख्या वाले भागों की ओर मानव प्रवास करवाया जाना चाहिए। इसके लिए जिन भागों में कम जनसंख्या है उन भागों में बड़े उद्योग लगाने चाहिए। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बड़े उद्योग है वे स्थापित करने चाहिए, ताकि शहरी जनसंख्या ग्रामीण भागों की तरफ आएगी तो जनसंख्या में संतुलन स्थापित होगा। तो ऐसे है वह प्रवास से एक महत्वपूर्ण रूप हो सकता है जनसंख्या वृद्धि को है वह घटाने का। नंबर 4, सागरीय संसाधनों का उपयोग। पृथ्वी के 71% भाग पर महासागर हैं, और ये महासागर है वह संसाधनों के अथाह भंडार हैं, संसाधनों के बहुत बड़े भंडार हैं, जिनके अंदर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है, शैवाल देखने को मिलते हैं, और भी है वह खनिज संसाधन भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका उपयोग अगर हम करें तो इसके कारण है वह हमारे अंदर वृद्धि होगी, औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्रयास होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण का है वह विकास होता है। इसके अलावा प्रवास के इस जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन पद्धति को अपनाया जा सकता है। भारत में यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, परिवार नियोजन है, जिसने सकारात्मक दृष्टिकोण से है वह जनसंख्या वृद्धि को घटाने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ पर है भारत में दूसरे बच्चे के जन्म में अंतर के लिए साथ में अंतर करना, या बच्चों के कम जन्म है वह उस पर बल देना, और उसके उपरांत है वह परिवार को सुदृढ़ बनाना, बच्चे और बच्चे की माता को है वह सुदृढ़ बनाना। इसके लिए है वह टीकाकरण करना, पोषाहार की व्यवस्था करना, इस तरह के रूप है वह चलाए जाते हैं, जिसके कारण है वह भारत में जनसंख्या वृद्धि दर निरंतर घटती जा रही है, कम होती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि दर है वह पहले की अपेक्षा निरंतर कम होती जा रही है। यह सन 2000 में भारत के अंदर है वह 2001 में जनसंख्या वृद्धि 21.34% थी। यह 2011 के अंदर है वह लगभग 17% आ गई, 17.64%, और अब 2021 के अंदर है वह यह लगभग 12-13% के आसपास है वह रहेगी। जनसंख्या वृद्धि है वह निरंतर घटती जा रही है। ये घटने का मूल कारण भारत में परिवार नियोजन को विस्तारित रूप में है वह चलाया गया। इसके अलावा भी शिक्षा में वृद्धि, साक्षरता में वृद्धि, शिक्षा का विकास, यह एक जनसंख्या वृद्धि रोकने का है वह मूल कारण है। शिक्षा से रोजगार के लिए अवसर खुलते हैं, रोजगार मिलता है, रोजगार से आय बढ़ती है, और आय से है वह जीवन स्तर बढ़ता है।
जीवन स्तर के कारण, उच्च जीवन स्तर के कारण जनसंख्या वृद्धि घटने लग जाती है। तो ऐसे जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय है वे किए जा सकते हैं। एक स्वरूप आता है जन चेतना। जन चेतना, जन चेतना लाना, लोगों में जन जागरूकता है वह लाई जानी चाहिए। जनसंख्या की गुणात्मकता है वह बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए है वह लोगों में चेतना लानी चाहिए, जिसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे ही है वह आजकल है वह नए रूप आते हैं, जैसे करारोपण करना। करारोपण यह भी है वह रूप हो सकता है। चीन के अंदर है वह यह चीज़ें लागू की गई, जिसके अंदर ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा बच्चे होने पर टैक्स लगाया जाता था। यह भी एक उसका रूप हो सकता है। इसके अलावा आयु में वृद्धि करना, यह भी रूप हो सकता है। आयु में वृद्धि करना यह भी है वह जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए विवाह की आयु में, विवाह की आयु में वृद्धि करना, विवाह की आयु में, औसत आयु में वृद्धि करना, जिसके कारण है वह संतानोत्पत्ति काल है वह कम रहे, उसकी वजह से भी है वह जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है। एक बार फिर रिव्यू देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि का मतलब परिवर्तन होना, अर्थात है वह जनसंख्या का एक स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाला वह परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, प्रागैतिहासिक काल में आखेट और संग्रह का युग था, जब है वह मानव शिकार करता था, उस समय की बातें हैं। इस समय जनसंख्या वृद्धि बहुत कम मात्रा में हुई, क्योंकि जन्म दर भी अधिक थी, साथ में मृत्यु दर भी अधिक थी, परिणामतः जनसंख्या वृद्धि नहीं होती थी। प्राचीन युग 8000 ईसा पूर्व तक था। यह है वह प्राचीन युग के अंदर नदी घाटी सभ्यताओं का युग था, और इसमें भी है वही जन्म दर अधिक, लेकिन साथ में मृत्यु दर अधिक होने के कारण जनसंख्या वृद्धि बहुत कम मात्रा में हुई। मध्य युग 700 से है वह 1650 ईस्वी तक राजा महाराजाओं का शासन था। अकाल, भूखमरी या फिर है वह वर्ग संघर्ष, एक राज्य के दूसरे राज्य पर आक्रमण करना, इन चीज़ों के कारण है वह इस काल में भी जनसंख्या वृद्धि कम हुई। वृद्धि तो हुई लेकिन कम मात्रा में। विस्फोटक वृद्धि आधुनिक युग में हुई, जिसके कारण जनसंख्या 1650 में 55 करोड़ से बढ़कर के 2013 में 714 करोड़ हो गई। यह जो जनसंख्या ग्रोथ हुई, यह केवल 350 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि है वह रूप हुई। कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण मृत्यु दर में गिरावट होने के कारण जनसंख्या वृद्धि हुई। मृत्यु दर में क्यों गिरावट आई? कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, इस कारण से पोषण स्तर बढ़ गया। शांति व सुरक्षा के कारण मृत्यु दर घटी। औद्योगिक क्रांति के कारण लोगों को रोजगार मिला, उनका जीवन स्तर उन्नत हो गया। प्रवास के कारण भी है वह लोग दूसरे स्थान पर चले गए, उसके कारण जनसंख्या वृद्धि हुई। परिवहन के साधन डेवलपमेंट हुए, उसके कारण प्रवास ज़्यादा हुआ, इसके कारण जनसंख्या वृद्धि हुई। चिकित्सा संसाधन बढ़े, इस कारण से मृत्यु दर है वह घट गई। प्रभाव, वर्तमान में भयावह वृद्धि हो रही है, भयावह वृद्धि हो रही है। इतने लोगों के लिए संसाधन चाहिए, ये संसाधन घटते जा रहे हैं। धरती पर संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। धरती पर जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ है, कुछ भागों के अंदर महाजन समूह बन गए। दक्षिण पूर्वी एशिया में घनी जनसंख्या पाई जाती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान बड़ी मात्रा में जनसंख्या है वह गठित हो गई, एक जगह पर संकेंद्रित हो गई। बिना बसे भागों में निराशा है, खाली पड़े हैं वो खाली पड़े हुए हैं। रॉकीज, एंडीज, हिमालय, एटलस, तिब्बत, ये खाली पड़े हुए हैं, निर्जन पड़े हुए हैं। प्राकृतिक वह मानवीय प्रतिबंध आपस में है वह जनसंख्या बढ़ने से संसाधन घटते हैं, अराजकता आती है, और समाज के अंदर है वह वर्ग संघर्ष है वह पैदा होते हैं। उपाय, संसाधनों का अनुकूल उपयोग करने से है वह उत्पादन को है वह बढ़ावा है वह देना चाहिए, जिसके कारण है वह जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। कृषि में विकास करना चाहिए या सागरीय संसाधनों का विकास करना चाहिए। इससे है वह क्या होगा, लोगों का जीवन स्तर उन्नत होता है, और जीवन स्तर उन्नत होने के कारण जनसंख्या घटती है। प्रवास अधिक होने से भी जनसंख्या वृद्धि में कमी आती है, लोग दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो जनसंख्या घट जाती है।
ऐसे ही है वह परिवार नियोजन अपनाने से शिक्षा है, जन चेतना है, करारोपण है, विवाह की औसत आयु में वृद्धि करना है। इन कार्यों से भी जनसंख्या के अंदर वृद्धि के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। इसके साथ में ही ये टॉपिक है वह कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।